ठीक है, वो निरपेक्ष सिद्धांत ये कहलाता है कि किसी व्यक्ति का जो उपभोग होता है वो उसकी वर्तमान आय पर निर्भर करता है, यानी सी इज द फंक्शन ऑफ वाई। यहाँ पर वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आपका सी डिपेंडेंट वेरिएबल है। एफ आपका फंक्शनल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एंड ये इसमें ये बताया गया कि जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है, आय इनहेंस होती है, इनकम इनहेंस होती है, तो उसके परिणाम स्वरूप कंजप्शन भी इनहेंस हो जाता है। और अगर इकोनॉमी में इनकम किसी व्यक्ति की कम हो जाती तो उसका उपभोग भी कम हो जाता है। फिर हमने डिस्कस किया कि जो आपका कुल उपभोग होता है वो दो प्रकार का होता है, आपका स्वायत्त उपभोग तथा प्रेरित उपभोग। ये दो प्रकार का आपका उपभोग पाया जाता है। ठीक है, स्वायत्त उपभोग C0 को रिप्रेजेंट करता है, यानी C0 इज द नॉट फंक्शन ऑफ इनकम। ये आय का फलन नहीं होता है, अर्थात आय बढ़े या घटे C0 पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। वहीं CY इज द फंक्शन ऑफ Y, एंड ये आपका होता है कि जब Y का मान बढ़ता है तो आपका प्रेरित उपभोग का मान बढ़ता है। ठीक है, कभी भी टोटल कंजप्शन जीरो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें C0 की वैल्यू ऐड है। ठीक है, C0 कभी भी आपका क्या होता है, जीरो नहीं हो सकता। ये दो आपके उपभोग C0 टोटल कंजप्शन फंक्शन एंड ऑटोनॉमस कंजप्शन फंक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकते हैं। बट CY जीरो हो सकता है अगर आपकी इनकम खत्म हो जाए, इनकम समाप्त हो जाए, तो आपकी ये इनकम शून्य हो जाएगी, इनकम जीरो हो जाएगी। ओके, तो ये हमने पढ़ा था कल कंजप्शन फंक्शन में। एंड फिर हमने देखा था व्हाट इज APC एंड व्हाट इज MPC। APC आपका टोटल कंजप्शन को इनकम से आप डिवाइड कर दीजिए, आपका क्या बन जाएगा, APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बन जाएगा। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बन जाएगा, इसका मतलब होता है कि आप टोटल कंजप्शन को आप टोटल इनकम से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, आपको एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम मिलेगा, औसत उपभोग प्रवृत्ति मिलेगा, औसत उपभोग प्रवृत्ति आपको मिल जाएगा। ठीक है, औसत उपभोग प्रवृत्ति अब आपको मिल गया। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये क्या होता है, आपका बिहेवियर उसमें चेक किया जाता है। जब आपकी इनकम में परिवर्तन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप आपके उपभोग में क्या परिवर्तन हुआ, इसका रेशियो बताता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और किसी भी उपभोग फलन में अगर एमपीसी को कैलकुलेट करना है तो उसकी स्लोप लाइन आप ड्रा कर लीजिएगा। स्लोप लाइन आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बताएगा। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालने के लिए आपको उस बिंदु को ओरिजिन से मिलना आना होगा। ओरिजिन से मतलब मूल बिंदु से मिलाना होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर एपीसी कैलकुलेट करना है तो आप उस पॉइंट को मूल बिंदु से मिला दीजिए, उसकी जो ढाल रेखा आपको मिलेगी वो एपीसी को रिप्रेजेंट करेगी। और एमपीसी निकालना है तो उस पॉइंट पर एक स्लोप रेखा ड्रा कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगी, आपको एमपीसी मिल जाएगी। तो अब आपका अगला टॉपिक आपका इसी से बन जाता है, इंटरलिंक हो जाता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी के बीच में क्या संबंध पाया जाता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बीच में क्या रिलेशनशिप पाया जाता है, इस पर आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन फंक्शन में। ऑटोनॉमस कंजप्शन फंक्शन में क्या रिलेशनशिप होता है, तो ऑटोनॉमस कंजप्शन फंक्शन जो आपका होता है, इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है, आधार अक्ष के समांतर होता है। अगर मैं इस पॉइंट पर बात करता हूं कि इस पॉइंट पर एपीसी एमपीसी क्या होगी, एट पॉइंट ए पॉइंट पर क्या होगा, एपीसी का मान एंड एमपीसी का मान क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि एपीसी कैलकुलेट करने के लिए आप ओरिजिन से मिला दीजिए। ओके, मैंने ओरिजिन से मिला दिया। दिस स्लोप रिप्रेजेंटिंग द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। कौन सा स्लोप, आपका ये जो लाइन है इसका स्लोप। ठीक है, और एमपीसी कैलकुलेट करने के लिए मैंने कहा उस पॉइंट पर स्लोप लाइन ड्रा करिए। तो स्लोप लाइन अगर मैं ड्रा करता हूं तो इसी के ऊपर आपका स्लोप लाइन ड्रा हो जाता है, इसी के ऊपर। ठीक है, ये आपके पास स्मॉल ए है, दैट रिप्रेजेंटिंग द स्लोप ऑफ एट ए पॉइंट पर स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप कह सकते हो कि जो आपके पास O C1, अगर मैं इसको OB1 कर लो, OB1 जो लाइन है यानी AOB1, इसकी स्लोप ज्यादा है AA1 की अपेक्षा, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एट पॉइंट ए बिंदु पर ये रिजल्ट आपके मिल जाते हैं।
दूसरा, अगर मैं कहूं कि बी पॉइंट पर आपका क्या होगा, तो बी पॉइंट पर आपका एवरेज, इसको मूल बिंदु से मिला दो तो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकल आएगा। तो मैंने इसको एपीसी को मिला दिया, ये 1 कर देता हूं बी पॉइंट से, और यहीं पर स्लोप लाइन ड्रा कर देता हूं। तो आप देखिएगा कि ए वन स्लोप में कोई परिवर्तन नहीं होता, बट एपीसी का स्लोप पहले से कम हो गया ना, एपीसी का स्लोप कम हो गया। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि एपीसी का स्लोप डाउन हुआ है, बट अभी भी एपीसी का स्लोप जो है, एपीसी 1 का स्लोप ग्रेटर देन आपके पास किससे, ए वन से है। तो यानी एपीसी जो आपके पास है, एपीसी 1 इज ग्रेटर देन एमपीसी 1 है। ये आपका पास एमपीसी 1 को रिप्रेजेंट करता है, ए वन। तो यहां पर ये कह सकते हैं, लेकिन ए पॉइंट की अपेक्षा बी पॉइंट पर एमपीसी का मान तो स्थिर है। देखिए एमपीसी का मान स्थिर है, लेकिन एपीसी का मान पहले से कम हो जाता है। ये पॉइंट नोट रखना। थर्ड पॉइंट कोई निकाल लीजिए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर भी आप क्या कहेंगे, एपीसी आपका 3 आ जाता है। एपीसी का मान कम हुआ, लेकिन एमपीसी का मान और कम होता चला जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार हम कहते हैं कि जो आपका स्वायत्त उपभोग फलन है, रिजल्ट नोट करिएगा बहुत केयरफुली, स्वायत्त उपभोग फलन में एमपीसी सदैव स्थिर रहती है। एमपीसी सदैव स्थिर रहती है, वेरी नोटेबल पॉइंट आपका हो जाता है। एमपीसी का मान सदैव क्या होता है, देखिए ढाल आपकी सदैव हर पॉइंट पर बराबर रहती है, इसलिए ढाल में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। इसलिए ढाल में जब परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, एमपीसी सदैव स्थिर रहता है। दूसरा, आपका जो एपीसी है, एपीसी का जो मान है, यहां पे एपीसी की जो वैल्यू है वो कंटिन्यू कम होती चली गई है। तो एपीसी की वैल्यू कंटिन्यू कम होती चली गई है, तो एपीसी 1 का मान सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम एपीसी 2 का मान है, फिर उससे कम एपीसी 3 का मान है। तो हम क्या कहेंगे कि स्वायत्त उपभोग फलन में एपीसी लगातार कम होती चली जाती है और एमपीसी सदैव स्थिर रहती है। और तीसरा पॉइंट हो जाता है, एपीसी ऑलवेज ग्रेटर देन एमपीसी होती है। ये 3 रिजल्ट स्वायत्त उपभोग फलन के बीच में विषय में कभी मत भूलना, आपके सारे प्रश्न सॉल्व कर देगा एग्जाम में। ठीक है, स्वायत्त उपभोग फलन में ये रिलेशनशिप पाया जाता है। चलिए, अब आपका दूसरा पॉइंट आ जाता है प्रेरित उपभोग फलन में। प्रेरित उपभोग फलन में जो आपका होता है, व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी, क्या रिलेशनशिप पाया जाएगा। चलिए आइए टेस्ट करते हैं। तो आइए टेस्ट करने के बाद परिणाम स्वरूप ओ एक्स एंड आपका वाई है। यहां पर प्रेरित उपभोग फलन मैंने आपको बताया कि मूल बिंदु से जाता है। ठीक है, मूल बिंदु से जाता है, इसलिए आपका सी वाई इज द फंक्शन ऑफ वाई होता है, इसलिए इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि ए पॉइंट पर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एपीसी एंड एमपीसी, या व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी, तो आपका क्या आंसर होगा ये हम चेक करते हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम निकालने के लिए हम वही फार्मूला यूज करते हैं कि एपीसी निकालने के लिए आपको मूल बिंदु से मिलाना पड़ेगा, मूल बिंदु से मिलाना पड़ेगा, दैट इज नोटेबल पॉइंट। ठीक है, एपीसी कभी भी किसी कंजप्शन लाइन की निकालना हो, आप मूल बिंदु से मिला दो। एमपीसी निकालना हो, आप स्लोप लाइन को ड्रा कर दो, ढाल निकाल लो, आपको एमपीसी निकल आएगी। चलो, तो हम निकालते हैं एट ए पॉइंट ए पर, रिजल्ट निकालते हैं एट पॉइंट ए पर। ए पर चलो निकालते हैं रिजल्ट। ए पर जब रिजल्ट निकालते हैं तो एपीसी निकालने के लिए इसको मूल बिंदु से मिलाते हैं। तो जब आप इसको मूल बिंदु से मिलाओगे तो ये शायद इसी के ऊपर आएगी ना रेखा, इसी के ऊपर लाइन आ जाएगी। ये लो, इसी के ऊपर मूल बिंदु से मैंने मिलाया, इसी के ऊपर रेखा आ गई। तो ये आपके पास एपीसी 1 हो जाती है। और एमपीसी निकालने के लिए इसी के ऊपर स्लोप लाइन ए पॉइंट पर ड्रा मैंने किया, तो वो भी एपीसी के ऊपर आ गई, आ गई कि नहीं। तो ये आपका मैंने ए वन स्लोप रेखा यहां पर ड्रा किया, और वो कहां पर आ गई, वो ए पॉइंट पर उसी के ऊपर आ जाए, ओवरलैप कर रही है। तो मैं रिजल्ट क्या कह सकता हूं कि एपीसी और एमपीसी दोनों का मान बराबर है एट पॉइंट ए पर। चलो बी पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं, स्लोप लाइन को ड्रा करो तो एमपीसी को बताएगा। चलो इस स्लोप लाइन मैंने ड्रा किया, दैट इज बी वन।
ठीक है, और मूलबिंदु से मिलाता तो फिर इसी के ऊपर ओवरलैप कर रही रेखा, तो ये आपके पास ओवरलैप करेगी, ये देखो रेखा उसी के ऊपर ओवरलैप कर रही है, तो एपीसी आपके पास यहाँ पर 2 मुझे मिल गई जो एमपीसी के ऊपर है। तो एट पॉइंट बी हम क्या कह सकते हैं कि APC2 इज इक्वल टू MPC2, ये हमें रिजल्ट मिल गया। क्लियर है? ठीक है, इसी तरह सी पॉइंट पर आप करोगे, आप इसी के ऊपर मूल बिंदु से मिलाओगे, यही रेखा मिलेगी, और इसके ऊपर स्लोप ड्रा करोगे, तो एट पॉइंट ऑफ सी पर हमारे पास क्या होगा, सी पर आपका APC3 इक्वल टू MPC3 मिलेगी। तो आपका प्रेरित उपभोग फलन में APC का मान सदैव स्थिर रहता, APC1 इक्वल टू APC2 इक्वल टू APC3, APC का मान सदैव स्थिर रहता है, MPC का मान भी सदैव स्थिर रहता है, MPC का मान भी सदैव स्थिर रहता है, और साथ ही साथ APC सदैव MPC के बराबर रहती है। ये रिजल्ट आया आपका इंड्यूस्ड कंजप्शन फंक्शन में। वहीं आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन फंक्शन में ये रिलेशनशिप था। अंतर देख लीजिए दोनों रिलेशनशिप में, दोनों रिलेशनशिप में बेसिक डिफरेंस आपका यहां पर जनरेट हो जाता। ओके, देखिए यहां पर ऑटोनॉमस कंजप्शन फंक्शन में एपीसी का मान एमपीसी के मान से ज्यादा होता है, एमपीसी सदैव स्थिर रहती है लेकिन एपीसी का मान लगातार कम होता चला जाता है, जबकि प्रेरित उपभोग फलन में एपीसी सदैव स्थिर रहती है, एमपीसी सदैव स्थिर रहती है, और आपका एपीसी और एमपीसी दोनों एक दूसरे के बराबर रहते हैं। दैट इज द नोटेबल पॉइंट। चलिए अब तीसरा आपका बचा कुल उपभोग फलन के निकालिए। टोटल कंजप्शन फंक्शन में व्हाट विल द रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी के बीच में क्या रिलेशनशिप पाया जाता, ये आप कैलकुलेट करिए, ये रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करिए। तो आप देखिए कि आपके पास टोटल कंजप्शन फंक्शन, आपके पास नीचे इनकम होती है, वही ऊपर कंजप्शन होता है, तो टोटल कंजप्शन कुछ लाइन आपके पास ऐसी होती है, ये टोटल कंजप्शन लाइन होती है जो लीनियर फॉर्म में मैंने लिया है, C इक्वल टू C0 प्लस CY। ठीक है, यहां पर अगर आपको लीनियर कंजप्शन फंक्शन है तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आपको मुझे निकालना पॉइंट A पर APC MPC रिलेशनशिप, मुझे पॉइंट निकालना B पर APC MPC रिलेशनशिप, मुझे निकालना C पॉइंट पर APC MPC रिलेशनशिप को कैलकुलेट करना। तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, आप आ जाइए और आपके पास इसको मैंने कहा ए पॉइंट को मूल बिंदु से आप मिला दीजिए, मूल बिंदु से आप जब मिला देंगे तो ये आपका मिल जाएगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मिल जाएगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मिल जाएगा, यानी ये आपका APC1 का मान है। और मैंने कहा इसके ऊपर एक स्लोप लाइन ड्रा कर देते हैं तो वो आपके पास A1 मिल जाता है, दैट रिप्रेजेंटिंग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये मिल जाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मिल जाता, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मिल जाता। और यहां पर मैं एट पॉइंट ए क्या कहूंगा, एट पॉइंट ए मैं क्या कह दूंगा कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये पहला मेरा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है। क्लियर है कि इस पॉइंट पर आप देखिए एपीसी की ढाल ज्यादा है और एमपीसी की ढाल कम है, तो एपीसी का मान ज्यादा है और एमपीसी का मान कम है। ये आपका पहला स्टेब्लिश हो गया आपका रिलेशनशिप। एट बी पॉइंट पर आप इसको मूल बिंदु से आप मिला दो, मूल बिंदु से मिलाने के परिणाम स्वरूप आप या आपका मिल जाएगा APC2 मिल जाएगा, एंड इस पर एक स्लोप लाइन ड्रा कर दो। जब इस पर आप स्लोप लाइन ड्रा कर दोगे तो स्लोप लाइन ड्रा करने पे आप आ जाओगे B1 पर, ये देखिए दैट रिप्रेजेंटिंग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू 2। तो इस प्रकार हम B पॉइंट पर एट पॉइंट बी पॉइंट पर आपका क्या हो जाएगा, इस पर आप देखोगे APC2 का मान MPC के मान के क्या हो जाता, MPC2 के मान से ज्यादा है आपका B पॉइंट पर। इसी प्रकार C पॉइंट पर आ जाइए, इसको मूल बिंदु से आप मिला दीजिए, मूल बिंदु से मिलाने के बाद आपका APC ये 3 मिल जाएगा, एंड इसको स्लोप लाइन ड्रा कर दीजिए तो ये आपका C1 हो जाएगा, दैट MPC3 हो जाएगा।
क्लियर है? तो तीनों आपका यहां पर हो जाएगा एट पॉइंट सी। आप कह सकते हो कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 3 इज ग्रेटर देन आपका एमपीसी 3। ये आपका रिलेशनशिप हो गया। अब आप देखो कि एपीसी का मान 1 की अपेक्षा 2 कम है, 2 की ढाल कम है, 2 की अपेक्षा एपीसी 3 का मान और कम है। तो मैं ये कह सकता हूं रिजल्ट के रूप में, पहला रिजल्ट एपीसी 1 सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है, फिर एपीसी 2 उससे कम, फिर एपीसी 3 उससे कम वैल्यू रखा। तो एपीसी कंटिन्यू डिक्लाइन इन द टोटल कंजप्शन फंक्शन। ठीक है, एपीसी का मान जैसे जैसे आय बढ़ती चली जाती है, मेरा पॉइंट चेंज होता चला जाता है। ए से हम बी पर आते हैं, बी से सी पर आते हैं। दस वी कैन से दैट कि एपीसी कंटिन्यू डिक्लाइन, एपीसी का मान लगातार कम होता चला जाता है जैसे जैसे किसी उपभोक्ता का उपभोग बढ़ता जाता है, उसकी इनकम बढ़ती जाती है। सेकंड रिजल्ट आपका एमपीसी, देखिए स्लोप लाइन सभी जगह स्थिर, आपका स्थिर है। ए वन की ढाल आप क्या कहेंगे, ए वन की ढाल, बी वन की ढाल, सी वन की ढाल के बराबर है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, एमपीसी 1 इज इक्वल टू एमपीसी 2 इज इक्वल टू एमपीसी 3। ये तीनों का मान आपका बराबर है। जब तीनों का मान बराबर है तो हम क्या कहेंगे कि कुल उपभोग फलन में एमपीसी सदैव स्थिर रहती है। और तीसरा रिजल्ट आपका क्या आ जाता है, तीसरा रिजल्ट आ जाता है कि एपीसी ऑलवेज ग्रेटर देन एमपीसी। ये तीसरा रिजल्ट आपका मिल जाता है। क्लियर है? तीसरा रिजल्ट आपका ये मिल जाता है। और तीसरा रिजल्ट आपका रिप्रेजेंट करता है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये कंजप्शन फंक्शन आपका रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपने देख लिया। अब तीसरा मेरे पास उपभोग फलन आता है नॉन लीनियर कंजप्शन फंक्शन। नॉन लीनियर बाद में कीन्स ने सुधार किया, और कीन्स ने यह सुधार किया कि जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसका उपभोग भी बढ़ता, नो डाउट, बट उपभोग उस अनुपात में नहीं बढ़ता जिस अनुपात में उसकी इनकम बढ़ती है। तो इसे हम कहते हैं नॉन लीनियर कंजप्शन फंक्शन की संज्ञा दी गई। और इस प्रकार जो नॉन लीनियर कंजप्शन फंक्शन था वो आपका नॉन लीनियर कंजप्शन फंक्शन कुछ ऐसा आपका कंजप्शन फंक्शन आया, C इक्वल टू सी जीरो प्लस सी वाई। ठीक है, नॉन लीनियर कंजप्शन फंक्शन था जिसको बाद में कीन्स ने सुधारा। और इस कंजप्शन फंक्शन की विशेष बात होती है क्या, देखिए इसकी एक विशेष बात थी कि इसमें एमपीसी का मान सदैव स्थिर रहता है लीनियर कंजप्शन फंक्शन में, यानी एमपीसी ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन अब नॉन लीनियर कंजप्शन फंक्शन में एमपीसी सदैव कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, दिस इज द नोटेबल पॉइंट हो जाता है। ठीक है, एट पॉइंट ए वी वांट टू कैलकुलेट एपीसी एंड एमपीसी रिलेशनशिप, at point B we want to calculate APC and MPC relationship, and point C we want to calculate APC and MPC relationship को we want to calculate करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने पहले बताया कि at point A निकालने के लिए, एट पॉइंट ए हम एपीसी और एमपीसी का रिलेशनशिप अगर निकालना चाहते हैं तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले मूल बिंदु से एपीसी निकालने के लिए मिलाना पड़ेगा, और एमपीसी निकालने के लिए मुझे स्लोप लाइन ड्रा करनी होगी। फिर से मैं बोल रहा हूं, बार बार आप इसको बोल रहा हूं, एपीसी कैलकुलेट करने के लिए आपको मूल बिंदु से मिलाना चाहिए, तथा एमपीसी को कैलकुलेट करने के लिए आपको कहां से मिलाना चाहिए, आपको स्लोप लाइन ड्रा करना होगा। कहीं पर रिलेशनशिप निकालना हो तो ये मेथड का प्रयोग करिएगा। इसके पीछे का कई रीजन होते हैं, अब मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में नहीं जाता हूं। ये एक प्रकार से टेंजेंट का मान रिप्रेजेंट करता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपका डिफरेंशिएशन है, ये चेंजेस के रेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पर हम न जाकर के एक शॉर्टकट फार्मूला यहाँ पर यूज करते हैं कि एपीसी कैलकुलेट करने के लिए आप मूल बिंदु से मिलाएंगे और एमपीसी कैलकुलेट करने के लिए स्लोप लाइन ड्रा करेंगे। चलो, ए पॉइंट पर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, जब ए पॉइंट पर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो ए पॉइंट को मूल बिंदु से आप मिला लो। ठीक है, ए पॉइंट को, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो जाएगी। तो एपीसी 1 आपका आ जाएगा, और इसमें स्लोप लाइन जब मैंने ड्रा किया तो ये स्लोप लाइन एमपीसी 1 को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पर देखिए एमपीसी का मान कम है,
और एपीसी का मान ज्यादा है। एपीसी की ढाल देखो यहाँ पर ज्यादा है, ये आपकी एपीसी की ढाल को रिप्रेजेंट करता है, और एमपीसी की ढाल कम है। एमपीसी की ढाल कम होने के कारण हमारे पास ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो जाता है। बी पॉइंट पर ये आपका ए पॉइंट की कंडीशन थी, बी पॉइंट पर आप क्या कहेंगे, इसको मूल बिंदु से आप मिलाएंगे, जब मूल बिंदु से आप मिलाते हैं तो ये आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 2 हो जाता है, और इसको आप क्या करते हैं, ठीक है, और इस पर जब हम स्लोप लाइन ड्रा करते हैं तो ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू 2 हो जाता है। तो यहां पर भी कह सकते हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 2 इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 2, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा है, एपीसी का मान ज्यादा है, एमपीसी का मान कम है, ठीक है। और सी पॉइंट पर भी मुझे कुछ रिलेशनशिप मिलता है, और सी पॉइंट को जब मैंने मिलाया तो सी पॉइंट पर आप देख सकते हो कि एपीसी 3 का मान ज्यादा है और एमपीसी 3 का मान कम है। लेकिन आप देखो कि एपीसी का ढाल रेखा लगातार कम होती चली गई, तो पहला रिजल्ट आया कि एपीसी 1 का मान सबसे ज्यादा था, उससे कम एपीसी 2 का मान है, फिर उससे कम एपीसी 3 का मान है। एपीसी का मान लगातार कम होता चला जाता है। दूसरा रिजल्ट आपका आ जाता है एमपीसी का मान, देखिए यहां पर एमपीसी का ये ढाल ज्यादा थी, फिर ढाल कम हुई, फिर ढाल कम हुई, तो एमपीसी का मान ज्यादा था, फिर एमपीसी का मान कम हुआ, फिर एमपीसी का मान और कम हो जाता है। क्लियर है? तो ये दो रिलेशनशिप हो गए, और फाइनली वी कैन से दैट एपीसी का मान हरदम ज्यादा रहता है एमपीसी के मान से। तो ये आपका नॉन लीनियर कंजप्शन फंक्शन में ये रिलेशनशिप आपको याद होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये रिलेशनशिप आपको याद है, और मैं याद नहीं करता हूं, मैं तो डायग्राम के माध्यम से वहीं पर एग्जाम सेंटर पे ही साइड में हाशिए में एक डायग्राम ड्रा कर लेता हूं, और वहीं पर इस रिलेशनशिप को नोट कर लेता हूं एज अ रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, मुझे याद नहीं रहता। अगर आप नॉर्मली ऐसे मुझसे क्वेश्चन पूछे फोन पे कि सर क्या रिलेशनशिप होगा, तो मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा। मैं साइड में तुरंत एक ड्रॉ करूंगा। इमेजिनरी ड्रा आप कर सकते हो, लोग नहीं होता उंगली से घुमा घुमा के सोचा करते हैं, तो उस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। तो ये आपका हुआ नॉन लीनियर कंजप्शन फंक्शन में। और लास्ट में आपका बचता दीर्घकालीन उपभोग फलन। दीर्घकालीन उपभोग फलन जो आपका होता है वो आपका CL इज द फंक्शन ऑफ y होता है, और इसका मतलब होता है जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसका उपभोग बढ़ता है, और आय घटने पर उपभोग घट जाता है। क्लियर है? तो इस प्रकार आपका दीर्घकालीन उपभोग फलन होता है। और दीर्घकालीन उपभोग फलन क्या होता है, ये आपका शून्य हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी जीरो। अगर आपके पास अल्पकाल में पैसा नहीं बचा, मान लो आपके पास इतना कम पैसा है कि केवल अल्पकाल की आवश्यकताओं को आप पूरा कर पा रहे हैं, दीर्घकाल में आपके पास मनी नहीं बच रही है, तो दीर्घकालीन उपभोग का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दीर्घकालीन उपभोग का मान शून्य हो सकता है इन फ्यूचर में, इफ यू हैव नॉट मनी फॉर द फ्यूचर। यदि आप भविष्य के लिए मनी अपने पास आपके पास नहीं होती है, तो दीर्घकालीन जो लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन होता है ये क्या होता है, जीरो हो जाता है। इट मीन्स इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ओरिजिन, ये मूल बिंदु से निकलता है दीर्घकालीन उपभोग फलन। और दीर्घकालीन उपभोग फलन जो आपका मूल बिंदु से निकलेगा, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे हो जाता है, जो आपका प्रेरित उपभोग फलन की तरह हो जाता है। ठीक है, और प्रेरित उपभोग फलन के जितने रिजल्ट्स हैं वही लगेंगे। ए पॉइंट पर आपका, बी पॉइंट पर एपीसी एमपीसी, और सी पॉइंट पर। ए पॉइंट पर क्या था, वही प्रेरित उपभोग फलन में ए पॉइंट पर आपका एपीसी का मान लगातार कम होता चला गया था। एपीसी का लगातार मान कम होता चला गया था, यहां पर भी वही रूल्स लागू होगा। एमपीसी का मान सदैव हर पॉइंट पर स्थिर था, एमपीसी का मान सदैव हर पॉइंट पर स्थिर रहेगा। क्लियर है? तो ये दो रिलेशनशिप आपका होगा। और तीसरा रिलेशनशिप दीर्घकालीन उपभोग फलन में होगा, एपीसी ऑलवेज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा। ये रिजल्ट आप याद रखिएगा, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। ठीक है, तो मैंने दीर्घकालीन उपभोग फलन, अल्पकालीन उपभोग फलन, लीनियर उपभोग फलन, नॉन लीनियर उपभोग फलन, आपका ऑटोनोमस कंजप्शन फंक्शन, ऑटोनोमस कंजप्शन फंक्शन यानी स्वायत्त उपभोग फलन, एंड आपका प्रेरित उपभोग फलन के बीच विषय में मैंने एपीसी एंड एमपीसी के रिलेशनशिप को स्टेब्लिश किया। तो ये आपका टॉपिक कंजप्शन का कंप्लीट हो जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इसी से पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एपीसी। तो आप इसका आंसर प्रॉपरली देंगे। कभी कभी मैंने पूछ दिया गया है, एक बार डायग्राम बना दिए थे,
ठीक है, डायग्राम बना दिए थे और उन्होंने स्लोप लाइन, मैंने डायग्राम ऐसे देखा था, अब पूछा था ये किस रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करते हैं। तो देखिए ये दो इनकम दो कंजप्शन है, यानी डेल्टा सी का मान है, डेल्टा वाई का मान है, यानी एमपीसी के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। और एपीसी का जो रिलेशनशिप होता है वो कंजप्शन फंक्शन में एक लाइन ड्रा की जाती है, एक उपभोग की होती है, एक आय की, लेकिन डबल रेखा हो जाए तो आपकी क्या हो जाएगी, वो सीमांत उपभोग फलन को रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर डबल रेखा कभी कभी डायग्राम बना के पूछ लेता है what relationship represented by this diagram, तो it represented the MPC relationship को represent कर रहा है। अगर ये डायग्राम है तो that representing the एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आप यहां पर देख सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये मेरे पास एक स्टेब्लिश हो गया। अब आपको ये भूलना नहीं चाहिए। दूसरा मेरे पास आपका टॉपिक आ जाता है सेविंग फंक्शन। सेविंग, ठीक है, सेविंग आपका फंक्शन, सेविंग जो होती है वो वास्तव में उपभोग के बाद जो कुछ मेरे पास आय बचती है वो सेविंग कहलाती है ना। तो सेविंग इट इज आल्सो फंक्शन ऑफ इनकम, सेविंग इज आल्सो फंक्शन ऑफ इनकम। इट मींस इफ योर इनकम राइजेस, यदि आपकी आय बढ़ती है तो योर सेविंग आल्सो इनहेंस, आपकी सेविंग भी, बचत भी बढ़ती है। एंड अगर आपकी इनकम डिक्लाइन होती है तो सेविंग आल्सो डिक्लाइन होती है। जो आपकी इसके संदर्भ में आदतें होती हैं इसको एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के नाम से इसका रिलेशनशिप को जाना जाता है सेविंग के रेस्पेक्ट में, कि आप अपनी आय में से कितना भाग बचाते हो। तो अगर टोटल आपकी बचत का टोटल इनकम से डिवाइड कर दो तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकल आएगा। लेकिन अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है और इनकम में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप आपकी सेविंग में जो परिवर्तन आता है, द रेशियो बिटवीन इट कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्लियर है? जैसे आपकी मान लीजिए इनकम बढ़ गई तो आप बढ़ी इनकम का कितना पार्ट सेव करते हो उसको रिप्रेजेंट करता है क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, तो ये जैसे कंजप्शन का प्रवृत्ति होती है वैसे किसी व्यक्ति की बचत की प्रवृत्ति भी होती है। अपनी आय का मान लीजिए आपके पास इनकम है कितनी, सपोज यू हैव 1000 इनकम, आप अपनी इनकम में से 800 रुपए उपभोग खर्च कर देते हो, सी का मान 800 है और एस का मान कितना बचा, जो रेस्ट ऑफ अमाउंट होगा दैट इज 200, 200 आपकी सेविंग हो जाती है। जब 200 आपकी सेविंग हो जाती है इट मींस, इसका मतलब क्या हो जाता है कि आपको अब निकालना है क्या है, एपीएस, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव सी अपॉन वाई। तो सेविंग का मान कितना, 200 अपॉन 1000, तो 200 अपॉन 1000, योर सेविंग प्रोपेंसिटी कितनी है, 2 है, 0.2 है। इट मींस आप अपनी इनकम का 20% ही सेव कर पा रहे हो। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मान लीजिए आपकी इनकम 1000 से बढ़कर के 2000 रुपए हो जाती है, तो इनकम में परिवर्तन कितना हुआ, इनकम में परिवर्तन हुआ 1000 रुपए का ना। अब आपकी बचत क्या हो गई, आपका उपभोग बदल करके हो गया 1500 रुपए। अब आपका उपभोग बढ़ करके हो गया 1500 रुपए, तो ये आपका डेल्टा सी का मान है और डेल्टा सी का मान एमपीसी निकालने में कैलकुलेट होता, मैं यहाँ पे यूज नहीं करूंगा। अब आपके पास 500 रुपए आपने बचाने लगे ना, 500 रुपए, तो बचत में परिवर्तन कितना हुआ, 300 रुपए का। बचत में परिवर्तन पहले 200 आप करते थे, अब 500 करने लगे, तो बचत में परिवर्तन कितना हुआ, 300। तो ये 300 क्या हो जाएगा, डेल्टा एस हो जाएगा। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, इट मीन्स हो जाएगा 300 अपॉन 1000। ठीक, 1000 आपका इनकम में चेंज हुआ, तो चेंज इन इनकम देन चेंज इन सेविंग, इट इज कॉल्ड रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम, दैट इज कॉल्ड एमपीएस विच इज 0.30। ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो बचाने की प्रवृत्ति है वो 30% हुई है। ठीक है, तो याद रखना जो इसका भी कॉन्सेप्ट है सेम एज इट इज है कंजप्शन की तरह, ये बचाने की आपकी आदत को रिप्रेजेंट करता है और इसमें सेविंग एंड इनकम के रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, हाँ, सेविंग में एक विशेष बात ये होती है कि सेविंग 3 प्रकार की होती है, जबकि कंजप्शन केवल आपका धनात्मक होता है। सेविंग 3 प्रकार की होती है। एक आपके पास होती है ऋणात्मक सेविंग, जब आपके पास इनकम जीरो होती है या माइनस में होती है, इनकम नहीं होती है। ठीक है, तो जब आपकी इनकम शून्य होती है तो सेविंग का मान ऋणात्मक होता है। तो इफ योर इनकम इज जीरो देन आपकी सेविंग क्या होगी, एस का मान ऋणात्मक होगा। यदि आपकी इनकम केवल और केवल ऑटोनोमस कंजप्शन के बराबर हो जाए, अगर आपकी आय
ऑटोनॉमस कंजप्शन के बराबर हो जाएगी तो आपकी बचत क्या हो जाएगी, सेविंग का मान 0 हो जाएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बच्चों को ये पता ही नहीं रहता है। मेरी इनकम कब जीरो होती है, जब मेरे पास इनकम केवल उतनी है जितनी मैं ऑटोनॉमस कंजप्शन को कर सकूं, तो यानी वहां पर मेरे बचत का मान 0 हो जाता है। और जब मेरी इनकम और इनहेंस करती है और तब मेरे पास ऑटोनॉमस कंजप्शन से ज्यादा इनहेंस करती है, तो मेरी सेविंग्स जो होती है वो पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाती है। तो 10 वी कैन से दैट कि जो आपके पास सेविंग्स होती है वो 3 प्रकार की होती है। इनकम जीरो होने पर सेविंग ऋणात्मक। इनकम आपका इनकम आपकी क्या होती है, जब आपकी इनकम हो जाती है ऑटोनॉमस कंजप्शन के बराबर। मान लीजिए आपको पूरे दिन में 50 रुपी चाहिए खाना खाने के लिए, अगर आपकी इनकम ऑटोनॉमस कंजप्शन के बराबर है तो आपकी बचत का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपकी इनकम 100 रुपए हो जाती है तो ऑटोनॉमस कंजप्शन के बाद जो कुछ बचेगा वो आपका सेविंग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार सेविंग 3 प्रकार से होती है। जैसे उपभोग फलन आपका केवल धनात्मक होता है, ऐसा इसमें बिहेवियर नहीं पाया जाता, और ये आधार अक्ष को इंटरसेक्ट करके निकलती है। ठीक है, तो आपका जो सेविंग होता है वो कुछ आपका ऐसा बिहेवियर पाया जाता है सेविंग का। आपका आधार अक्ष पर आपका इनकम हो जाता है, लंब अक्ष पर आपका सेविंग्स हो जाता है, और आधार अक्ष पर आपका नीचे आधार अक्ष पर आपका सेविंग हो जाता है। ये माइनस पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये ऊपर आपका प्लस पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। जब आपकी इनकम जीरो है तो आपकी सेविंग कितनी हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। आपको ऑटोनॉमस कंजप्शन को मेंटेन करना, और कितना आप पैसा लेते हो ऑटोनॉमस कंजप्शन के बराबर, इस कंजप्शन के बराबर पैसा आप उधार लेते हो, तो आपकी सेविंग क्या कहलाएगी, निगेटिव सेविंग कहलाएगी। आप कहते हो ना भैया हमें खाना खाने के लिए तो पैसा दे दो, तो इतना आप उधार लेते हो, तो ऑटोनॉमस कंजप्शन के बराबर आपके उधारी हो जाती है। ठीक है, तो उतने के बराबर, तो वहां पे निगेटिव उतनी आपकी सेविंग रहेगी। ये आपकी निगेटिव सेविंग का पार्ट है। जब आपकी इनकम बढ़ जाती है और किसके बराबर बढ़ती है, ऑटोनॉमस कंजप्शन मेंटेन करने के लिए बढ़ती है, तो वहां पर उतनी जब इनकम आपकी बढ़ जाती है तो आपकी सेविंग जीरो हो जाती है। तो आपका जो सेविंग लाइंस होती है कुछ ऐसी स्लोप होती है। ठीक है, ये इंटरसेक्ट करती है किसको, एक्स अक्ष को। ठीक है, आपके पास एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट करती है जिसपे मैंने इनकम को वाई को लिया। ठीक है, यहां पर आपके पास सेविंग का मान क्या है, जीरो है, क्योंकि आपके पास उतनी इनकम है जितना आप कंजप्शन को मेंटेन कर सके, वो भी ऑटोनॉमस कंजप्शन को। इसके नीचे जितनी इनकम रहेगी वो निगेटिव सेविंग को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये जो आपका ये पोर्शन है ये निगेटिव सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर सेविंग्स क्या है, निगेटिव है, यहाँ पर सेविंग्स क्या है, जीरो है। और इनकम अगर और आपकी बढ़ती चली जाएगी तो इनकम बढ़ने के साथ ही साथ आपकी सेविंग्स भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और सेविंग्स बढ़ती चली जाएगी, और ये आपका पोर्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पोर्शन हो जाएगा, धनात्मक पोर्शन हो जाएगा, और ये आपका पॉजिटिव सेविंग को रिप्रेजेंट करेगी। चलिए अब वही प्रश्न बनता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। वही कॉन्सेप्ट बनता है, वही तरीका है। एपीएस निकालने के लिए आप मूल बिंदु से मिला दीजिए, एमपीएस को निकालने के लिए आप क्या करिए, आपको स्लोप लाइन ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसमें वही अप्लाई करते हैं। जब अप्लाई यही चीज करते हैं तो देखिए निगेटिव तो कोई बात ही नहीं होती, निगेटिव में तो सब आपका जीरो या इनफाइनाइट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नीचे के हम बात को नहीं करते हैं, आपका सेविंग पॉइंट्स यहां से हम कैलकुलेट करते हैं, कहां पर से, पॉइंट y1 से। तो यहां पर एपीसी तथा एमपीसी दोनों का मान जीरो हो जाएगा। कहां पर, एट पॉइंट y1 पर, y1 इनकम लेवल पर। यहां पर एपीएस का मान एमपीएस के मान के बराबर एंड जीरो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम इस पॉइंट पर। अब पॉइंट की मैं बात करता हूं, ए पॉइंट की बात करता हूं, मैं पॉइंट बी की बात करता हूं। ए पॉइंट पर स्लोप लाइन देखिए, स्लोप लाइन ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर दोनों बराबर है स्लोप लाइन। तो मैं क्या कहूंगा, पहला रिजल्ट आया कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 1 इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 2, दोनों बराबर है ए पॉइंट और दो पॉइंट बी पॉइंट पर। जो आपका सेविंग का परसेप्शन, सेविंग का बिहेवियर है वो बराबर है। ठीक है, तो आपका जो बचत फलन होता है उसमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बराबर होती है। अब चलिए इसको मूल बिंदु से मिला दो, जब मूल बिंदु से मिलाते हो तो ये आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू से सेविंग निकल आती है ए पॉइंट पर। फिर जब इसको मैं मूल बिंदु से मिलाता हूं तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग 2 निकल आती है।
तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मान लगातार बढ़ता चला जाता है। ये रिलेशनशिप आपका प्राप्त हो जाता है। और याद रखिएगा, यहां पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मान ऑलरेडी ऑलवेज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव से ज्यादा पाया जाता है। ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश होता है, जो कंजप्शन में आप देखोगे कि एमपीसी का मान सदैव और सदैव एपीसी से कम रहा, लेकिन आपका बचत फलन में देखिए यहां पर रिलेशनशिप बिल्कुल उलट जाता है, और यहां पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मान आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के मान से ज्यादा आ जाता है। ये पॉइंट आपका नोटेबल है। और यहां पर एमपीएस का मान लगातार स्थिर रहता तथा एपीएस का मान लगातार कम होता चला जाता है। ठीक है, तो सॉरी, लगातार कम नहीं, बढ़ता चला जाता है। एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मान लगातार बढ़ता चला जाता है। ये बहुत नोटेबल पॉइंट हो जाता है। आपका बिहेवियर सेम कंजक्शन की तरह काम नहीं करता, इसमें अन्य प्रकार का बिहेवियर काम करने लग रहा है। तो ये पॉइंट आप नोट रखिएगा। ओके, चलो, ये आपका सेविंग मैंने बिहेवियर आपको पढ़ाया। सेविंग जो आपका फलन होता है, सेविंग इनकम का फलन होता है, और इनकम में से अगर कंजप्शन को आप माइनस कर दोगे तो सेविंग निकल आएगा। ये बिहेवियर को रिप्रेजेंट यहाँ पे किया जा रहा है। नाउ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट आपका जो होता है वो इकोनॉमी में निवेश, अर्थव्यवस्था में लाभ का फलन माना जाता है, लाभ या आय का फलन होता है। निवेश आपका इट इज फंक्शन ऑफ प्रॉफिट और इनकम, ये प्रॉफिट या आय का फलन होता है। अगर आपके पास इनकम या प्रॉफिट बढ़ती है तो उसके परिणाम स्वरूप आप निवेश की एक्टिविटी को बढ़ा दोगे। ठीक है, तो ये आपका पहला रिलेशनशिप प्रूफ हो जाता है। दूसरा, निवेश एक प्रकार से अपनी पूंजी को उत्पादक के रूप में कन्वर्ट करना होता है। जब आप उत्पादन की प्रक्रिया में अपनी पूंजी को लगाते हो तो वो निवेश कहलाता है। ठीक है, निवेश दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है स्वायत्त निवेश, आपका स्वायत्त निवेश होता है, और दूसरा आपका होता है प्रेरित निवेश। ठीक है, प्रेरित निवेश। तो दो प्रकार का निवेश पाया जाता है। स्वायत्त निवेश वो निवेश होता है जब आय तथा लाभ की प्रत्याशा से जो निवेश ना किया जाए, इसे आई ए के नाम से मैं जानता हूं, इसे स्वायत्त निवेश कहते हैं। इट इज नॉट फंक्शन ऑफ इनकम और प्रॉफिट, ये प्रॉफिट या इनकम का फलन नहीं होता। अगर इनकम हो या ना हो, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, आपने देखा होगा स्वायत्त निवेश का अधिकतर कार्य गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। बिजली, पानी, सड़क, ठीक है, इसमें इनकम मिले चाहे ना मिले, आपके गांव में एक बनी हुई रोड होगी जिससे टैक्स का मात्रा जीरो होगी, फिर भी गवर्नमेंट बना के देती है। क्यों देती है बना के? क्योंकि स्वायत्त निवेश का पार्ट बन जाता। तो स्वायत्त निवेश वो निवेश होता जब आप, अगर आपकी इनकम शून्य भी हो तो वहां पर आपको स्वायत्त निवेश का जो कुछ ना कुछ निवेश होता है जिसे हम लोग स्वायत्त निवेश कहते हैं। बट इट इज नॉट फंक्शन ऑफ वाई या प्रॉफिट, और इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये आधार अक्ष के समांतर होता है। ये आधार अक्ष के समांतर होता है। आधार अक्ष के समांतर होने का तात्पर्य ये होता है कि ये आय तथा इससे रिलेटेड नहीं होता है, और आई ए स्वायत्त उपभोग की तरह स्वायत्त निवेश भी होता है जो आय तथा लाभ से नहीं होता, और अधिकतर गवर्नमेंट सेक्टर इस सेक्टर में निवेश करना क्या कहते हैं, प्रयास करती है। और ये आपका इसका मान जीरो नहीं होता, देख लीजिए जीरो नहीं होता, और इसका स्लोप जैसे सदैव जीरो रहता है। ठीक है, तो स्वायत्त निवेश के भी समझाने। दूसरा प्रेरित निवेश, इसे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इट इज फंक्शन ऑफ इनकम और प्रॉफिट, ये इनकम तथा प्रॉफिट का फलन माना जाता है। जब किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ती है, तो उसके परिणाम स्वरूप इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मान बढ़ जाएगा, और इनकम तथा प्रॉफिट घटती है तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मान कम हो जाता है। ठीक है, तो ये लाभ पर डिपेंड करता है, और जानते हो लाभ कहाँ कौन लेता है? पूंजीपति लेता है। तो जब कोई लाभ पूंजीपति लेगा तो पूंजीपति लाभ के अनुरूप क्या करेगा? निवेश करना चाहेगा। तो जो आपका स्वायत्त प्रेरित निवेश होता है, इट इज ओरिजिनेट कहां से होता है? ओरिजिन से होता है। और यदि आपका लाभ का मात्रा जीरो है तो निवेश का मात्रा भी जीरो हो जाएगा। जैसे जैसे आपका इनकम या लाभ बढ़ता जाएगा, स्वायत्त निवेश का मान कंटिन्यू बढ़ता
सॉरी प्रेरित निवेश का मान कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। तो ये देखिए प्रेरित निवेश कंटिन्यू बढ़ता चला जाता है, तो आई वाई इज द फंक्शन ऑफ वाई होता है, और ये प्रेरित निवेश होता है दैट हैव द पॉजिटिव स्लोप, ये धनात्मक ढाल वाला रखता है। इन दोनों लाइंस को आप मिला दो, इन दोनों लाइंस को आप मिला दोगे तो आपको ये कुल निवेश फलन प्राप्त हो जाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ स्वायत्त निवेश प्लस प्रेरित निवेश। स्वायत्त निवेश वो निवेश जो आय तथा लाभ की प्रत्याशा से जुड़ा नहीं होता, प्रेरित निवेश वो होता है जो आय तथा लाभ की प्रत्याशा से जुड़ा होता है। दोनों निवेश को जोड़ने पर मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट प्राप्त हो जाता है, और टोटल इन्वेस्टमेंट लाइन ओरिजिन से निकलता है, जिसमें से ये पार्ट आपका स्वायत्त निवेश को रिप्रेजेंट करता है, और ऊपर का पोर्शन जो आपका रिप्रेजेंट करता है वो प्रेरित निवेश को बात करता है। इस प्रकार टोटल इन्वेस्टमेंट स्वायत्त निवेश तथा प्रेरित निवेश के योग से मिलकर के बनता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, निवेश का कॉन्सेप्ट हो जाता है। और निवेश इकोनॉमी में क्या होती है, आप अपने पूंजी को उत्पादक के रूप में, मशीनों के रूप में जब कहीं पर लगाते हो उत्पादन की प्रक्रिया में, तो उस एक्टिविटी को हम लोग क्या संज्ञा देते हैं, उस एक्टिविटी को हम लोग निवेश की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार आप इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने अब रिवीजन किया क्या, इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन के विषय में आपको जानकारी मिली। इसको भी किन्स ने ही बनाया बताया था। ठीक है, उपभोग फलन भी किन्स ने बताया था, सेविंग फंक्शन भी किन्स ने बताया था, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी भी किन्स ने बताया था। तो ये किन्स का ही सारा प्रोग्राम चल रहा है। ओके, तो ये किन्स द्वारा आपका बताया गया सारे टॉपिक्स हो जाते